हेलो वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही है और ऐसे ही चलनी चाहिए। वैसे ही हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। तो नाउ आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। कुछ हमने फॉर्मूले भी बनाए थे और फिर हम लोग ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। उसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ जो था उसको भी थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड नियम को डिस्कस करेंगे, उसमें जो हम लोग ने देखा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे कि ये बात सच है कि नहीं। सच तो होगा ही, राइट। और फिर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के सेंटर की वजह से हम लोगों का सिस्टम जो होता है अर्थ के ऊपर, उनके ऊपर क्या एक्सेलरेशन काम करता है जिसकी वजह से उनकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वेलकम वंस अगेन टू अ वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लेट अस बिगिन। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में देखा था एंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाज समथिंग ACP इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यही बनाया था, राइट। ओके, चलो हम लोगों ने फोर्स बनाया था सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर, नो वेरी मिस्टेक, माय मिस्टेक। ओके, ACP बनाया था v स्क्वायर अपॉन r, माय मिस्टेक। ACP बनाया था मैंने v स्क्वायर अपॉन r और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एक्सेलरेशन इनटू क्या, मास। तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया v स्क्वायर अपॉन r और मास से मल्टीप्लाई किया, ये वाली चीज। ठीक है, चलो अब देखो जरा ध्यान से। न्यूटन का जो सेकंड नियम था यूनिवर्सल लॉ में, वो बोलता था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू। दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगेन दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इस चीज को हम लोग यहां से ही प्रूफ करेंगे। ओके, चलो तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रूफ फॉर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका हम लोग प्रूफ निकालेंगे। ठीक है, चलो कंसिडर कर लेते हैं। एक आपके पास सर्कल है, क्या है, सर्कल है मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लैनेट घूमते रहता है, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमते रहता है सर्कुलर मोशन में। ये सेंटर है, सन है, ये आपका प्लैनेट अर्थ है। सन बड़ा रहेगा, ओके, सन बड़ा है, ये प्लैनेट अर्थ है। अभी मान लेते हैं ये यहां से चलता है v वेलोसिटी से। अब इसको एक चक्कर लगाने के लिए टाइम t लगता है। कितना टाइम लगता है? t। ध्यान से सुनना है। तो अभी कंसिडर ए प्लैनेट, या तो कोई पार्टिकल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल किसी के चारों बाजू में घूम रहा है। ठीक है, कंसिडर ए पार्टिकल ए पार्टिकल है एज शोन इन फिगर, जो हम लोग ने फिगर में बताया। ठीक है, इज ट्रेसिंग ए सर्कुलर पाथ, ट्रेसिंग ए सर्कुलर पाथ ट्रेस कर रहा है। ओके, सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी v। क्या वेलोसिटी से? v। लेट, मान लेते हैं इसको यहां से स्टार्ट होकर वापस से यहां पे आने के लिए टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है t, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड। लेट इट टेक्स t टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक चक्कर लगाने के लिए उसको t टाइम लगता है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 10 v इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखते हैं डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा। अब देखो ये रेडियस r है, मान लेते हैं, मेंशन कर देते हैं। लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज r रेडियस। ठीक है, अब ये जब चक्कर लगा रहा है एक, तो ये चक्कर लगा रहा है आर रेडियस वाले सर्कल का, तो इसका स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर लगाने के लिए, फिर से एक चक्कर लगाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो एक चक्कर यहां से लगाएगा और यहां तक पहुंचेगा, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। एक सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना आता है? 2 पाई r, और टाइम कितना लगा? t। तो वेलोसिटी आपको क्या मिल गया? 2 पाई r अपॉन t। क्या मिल गया वेलोसिटी? 2 पाई r अपॉन t। तो यहां से मुझे वेलोसिटी मिल गया। अब इसके ऊपर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था? तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, कितना पार्टिकल पे फोर्स लगेगा? तो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r, राइट। ओके,
चलो v की वैल्यू यहां से रख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू, चलो इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा m, v का वैल्यू यहां से रख लो 2 पाई r अपॉन t इसका स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। यहां पे बोल देता हूं फ्रॉम 1, कहां से आया 1 से, ठीक है, 1 इक्वेशन। ओके, f इज इक्वल टू, अब देखो ये m है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन t अपॉन r, एक r कट जाएगा और आपको मिलेगा f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर, एक r कट गया r अपॉन t। ये आपको फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। ओके फाइन, कुछ पता चल रहा है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली नहीं, f और r तो सामने, नो रूल, ये तो रूल अभी तक प्रूफ ही नहीं हुआ। क्या प्रूफ करने बैठे हम लोग? ये चलो अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइंग, दोनों करेंगे, दोनों करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक करेंगे तो इसका मतलब ही बदल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करो। देखो m 4 पाई स्क्वायर r इंटू आर स्क्वायर अपॉन t इंटू आर क्यूब, सॉरी नॉट आर क्यूब, आर स्क्वायर, डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी किया, राइट। चलो देखते हैं क्या बन जाएगा। f इज इक्वल टू m 4 पाई स्क्वायर r इंटू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आर क्यूब अपॉन टी आर स्क्वायर, चलेगा। एक हम लोगों ने स्क्वायर कहाँ पे किया था, ये स्क्वायर करेंगे तो एक मिस्टेक हो गया, ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, माय मिस्टेक, टी स्क्वायर, ये भी टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी। अब देखो मैं थोड़ा सा ना सेग्रीगेट कर लेता हूँ, m 4 पाई स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, इसको एक साथ रख देता हूँ, और आर क्यूब और टी स्क्वायर को एक साथ रख देता हूँ। ओके, आर क्यूब और टी स्क्वायर। अब हम लोगों को कैप्लस का तीसरा नियम क्या बोलता है? कैप्लस का तीसरा नियम है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, राइट, यही बोलता है। तो हम लोगों को कैप्लर्स का नियम ये बोलता है फ्रॉम कैप्लर्स लॉ, कैप्लर्स लॉ ये होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या तो इसी को आप लिख सकते हो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। देखो साइड में बताऊंगा इसे, टी स्क्वायर अपॉन नॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, है ना। तो अगर आप इसको हटाओगे तो वापस से क्या आ जाएगा, देखो ये टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, राइट। तो ये हटाओगे तो इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, आर क्यूब नीचे ले लो, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो ये चीज है, तो ये कैप्लस का नियम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब नहीं, उसका उल्टा है, तो इसका वैल्यू तो के होता, तो अगर ये उल्टा है तो इसका वैल्यू 1 अपॉन के हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब की वैल्यू के होती है, तो ये उल्टा है तो ये 1 अपॉन के हो जाएगा, 1 अपॉन के। तो ये आपका बन जाएगा आगे m 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के, पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के, देख सकते हो आप, m4 पाई स्क्वायर m4 पाई स्क्वायर इंटू 1 सेम आर स्क्वायर इंटू के। अब f इज इक्वल टू m, सब लोग ध्यान दो, 4 पाई स्क्वायर अपॉन के इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर कर दिया। अब देखो इसमें सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है ही, मास पार्टिकल का मास थोड़ी चेंज होने वाला है, 4 कांस्टेंट नंबर है, पाई भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ f इज इक्वल टू, और k भी कांस्टेंट है, f इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। और इक्वल टू और कांस्टेंट जब हटाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और आप देख सकते हो दिस इज द सेकंड लॉ गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमें परफेक्ट नियम उन्होंने बताया था कि यस, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल टू मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देयर डिस्टेंसेस। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट नियम उन्होंने बताया। तो दिस इज द वैलिड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड टू बी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सारे यूनिवर्स में, आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, श्रीलंका में जाओ, सब जगह ये वैलिड होता है। तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप समझ के खुद से नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जस्ट टेक ए स्नैपशॉट एंड डू प्रैक्टिस, ओके। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, मिटा दूं? यस, चलो ओके। तो अब हम लोग ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे।
तो देखो अब हम लोगों ने हमारे नेचर में मतलब हम लोग डेली देखते हैं, जैसे आपने कोई स्टोन को ऊपर फेंका तो वो हम देखते हैं स्टोन जाता है ऊपर जाता है, थोड़े टाइम में वो स्लो हो जाता है और फिर एक टाइम के बाद वो नीचे आने लगता है, फास्ट हो जाता है फिर नीचे आता है। तो ये सारे के बीच में कुछ ना फिजिक्स छुपा हुआ है, वो फिजिक्स को हम लोग ढूंढ के निकालेंगे अभी ये वाले टॉपिक में। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो देखते हैं। ओके, सो लेट अस राइट द टॉपिक नेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो अभी देखो, जब हम लोग कोई स्टोन को ऊपर फेंकते हैं, है ना, तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल डायग्राम बना के समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस, ये सेंटर है, अर्थ है ये, ठीक है। अभी इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया ऊपर। जब ये ऊपर जाता है ऑब्जेक्ट तो ना क्या होता है, इसका स्पीड ना कम होने लगता है, वेलोसिटी कम होने लगता है। तो ये स्पीड कैसे कम होता है, तो आंसर है ये स्पीड इसलिए कम होता है क्योंकि ये पार्टिकल का मास और ये अर्थ का मास, ये दोनों के पास मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वजह से ये जो अर्थ है ना, इसको कॉन्स्टेंटली अपनी तरफ खींचते रहता है। तो अगर ये अपनी तरफ फोर्स से खींच रहा है तो सिस्टम में फोर्स आ गया तो कौन आ जाएगा, अगर सिस्टम में फोर्स आ गया तो सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ही पूरी दुनिया में एक चीज है जो वेलोसिटी को बदल सकता है, स्पीड को बदल सकता है। तो फोर्स लगने की वजह से, नीचे की तरफ फोर्स लगने की वजह से नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगने लगता है और इस वजह से पार्टिकल के वेलोसिटी को इफेक्ट आता है और पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब देखो, अगर सपोज एक नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम याद कर लो, अगर वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है तो हमेशा वेलोसिटी कम हो जाएगा, वेलोसिटी विल डिक्रीज, हमेशा स्पीड कम हो जाएगा। एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो वेलोसिटी को तो बदलना ही है, बदलना ही है, चेंज होना ही है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी भी नीचे काम कर रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे काम कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज। ये चीज को याद रख लो, आगे का कंसेप्ट बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो अब एक पार्टिकल है, आप ऊपर फेंकते हो तो हम देखते हैं वेलोसिटी कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ नीचे खींच रहा है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन नीचे हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में काम करता है। तो एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, पार्टिकल का स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा और कम होते होते एक हाइट तक पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब वहां से पार्टिकल वापस नीचे आना स्टार्ट कर देगा। जब ये नीचे आएगा तो अब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, अब इनका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये स्पीड बढ़ते 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 अर्थ आते आते मैक्सिमम हो जाएगा अर्थ के सरफेस पे। तो इसके बीच में जब ऊपर गया तो भी एक्सेलरेशन काम कर रहा था, नीचे आ रहा था तो भी एक्सेलरेशन काम कर रहा था। तो ये एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा था, ये जो एक्सेलरेशन इसमें काम कर रहा था, इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से था वो एक्सेलरेशन, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है जो मास m है, स्मॉल m है, ये अर्थ का मास कैपिटल M है, रेडियस r है। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, इस पार्टिकल का मास कितना है m, कहां पे रखा गया, सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हैविंग मास, कितना है अर्थ का मास, कैपिटल M। ठीक है, लेट रेडियस के बारे में बता देते हैं, लेट रेडियस ऑफ अर्थ इज स्मॉलर। ठीक है, कैपिटल R भी रख सकते हैं, स्मॉल r भी आपके। ठीक है, चलो अब इसके अंदर हम लोगों को देखना है कि फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये पार्टिकल के पास मास है, इसके पास भी मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करना ही, यूनिवर्सल है, न्यूटन ने बताया। तो लिख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज, कितना काम करेगा, G
पार्टिकल का मास m है, दूसरा मास m है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, इतना ही करता है। यही तो न्यूटन ने हमें फॉर्मूला बना के दिया था, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक पार्टिकल का मास m है, दूसरे का m है, कैपिटल M है, तो g स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर और नीचे जा रहा है, तो किस एक्सेलरेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इक्वेशन 2, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन किसकी वजह से काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इसके लिए जी बोल देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ये भी फोर्स का वैल्यू, ये भी फोर्स का, तो एफ की जगह मैं mg रख देता हूं, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एफ की जगह क्या रख दूंगा, mg, तो mg इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम कट गया और आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू का ग्रेविटी का वैल्यू मिल गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला रेडी हो गया। इसमें g की वैल्यू डालो जो कि कांस्टेंट होता है, मैंने आपको बताया था, g का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ ये भी फिक्स होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, इसको भी रख लो। रेडियस ऑफ द अर्थ भी फिक्स होता है जो होता है 6400 किलोमीटर। अब ये सारे वैल्यू जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको g का वैल्यू मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप अर्थ के सरफेस पे कहीं पे चले जाओ, हर एक ऑब्जेक्ट को जो आप ऊपर या नीचे फेंकते हो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो इतना ही काम करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट। तो इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। आपको याद रखना है g का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ओके। क्या ये वैल्यू चेंज होता है कभी? तो आंसर है हर एक सरफेस पे अलग अलग होता है। अगर आप मार्स पे जाओगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मास ऑफ द प्लैनेट, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है, जैसे इधर अर्थ, मार्स का मास तो अलग होगा, जुपिटर का मास अलग होगा, तो उनका मास अलग होने से जी का वैल्यू बदल जाएगा। तो ये जी का वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। देखो इसमें ऑब्जेक्ट का मास आ रहा है स्मॉल m, नहीं, ये अर्थ जिस प्लैनेट के सरफेस पे आप खड़े हो उस प्लैनेट के सरफेस के मास पे डिपेंड करता है, राइट। तो आप अर्थ की सरफेस पे कहीं पे जाओ, अर्थ का मास थोड़ी चेंज होगा, इसके लिए जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या जी की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी? चेंज होगी। कहाँ पे नहीं चेंज होगा? अर्थ के सरफेस पे नहीं चेंज होगा। अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे या अर्थ के अंदर जाओगे सेंटर में, तो ये जो जी की वैल्यू ना डिक्रीज होने लगता है। अर्थ का सरफेस पे 9.8, जैसे आप ऊपर जाने लगोगे जी का वैल्यू जो है वो 9.8 से कम होने लगेगा। और अगर आप अर्थ के सेंटर में जाओगे तो भी ये कम होने लगेगा और सेंटर में जाते जाते जी की वैल्यू एकदम 0 हो जाएगा। तो इतना काफी नॉलेज हो गया आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आया है। आपको प्रिपेयर करना है, नोट्स अच्छे से बना लो और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप नए हो तो, एंड आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हैं, वो लिंक में जाके आपको ज्वाइन करना है हम लोगों को। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनके फॉरम है, वहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स, MCQ, एनीथिंग, बहुत सारे आपको नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो यू हैव टू ज्वाइन, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट। हैव ए वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।